क्या हो अगर सोने का खजाना आपको अमीर नहीं बल्कि मौत के दरवाजे तक पहुंचा दे। एक ऐसा जहाज जो 40 साल से समुद्र की गहराइयों में गुम था, जिसकी दीवारों में सैकड़ों बेगुनाह रूहें कैद थीं और जिसके अंदर छुपा था एक ऐसा राज जिसे जानने के बाद वापसी मुमकिन नहीं थी। एक टीम आई लालच लेकर और फंस गई एक ऐसे जाल में जो किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक शैतानी ताकत ने बुना था। आज की कहानी है जहाज की, खजाने की और एक ऐसे दानव की जो रूहें इकट्ठी करता है। कहानी की शुरुआत होती है सन 1962 से, जब हमें दिखाया जाता है कि प्रशांत महासागर की विशाल लहरों के बीच एक बेहद शानदार और भव्य जहाज अपनी राह पर रवाना है, जिसका नाम है एंटोनिया ग्राजा। इस जहाज पर कुल 600 मुसाफिर सवार हैं जो न्यूयॉर्क की तरफ अपना सफर तय कर रहे हैं। जहाज के अंदर का माहौल बेहद रंगीन और जश्न से भरा हुआ है, जहां एक हसीन और सुरीली गायिका अपनी आवाज से सभी का दिल जीत रही है और लोग बेफिक्री से नाचते, हंसते और जिंदगी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। उस लम्हे में वहां मौजूद हर शख्स बेहद खुश था, बेखबर इस बात से कि चंद मिनटों के बाद उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना भी रूह को कंपा देती है। तभी कैमरा जाता है इंजन रूम की तरफ, जहां एक अनजान शख्स एक लिवर को ऊपर की तरफ खींचता है और जैसे ही वो लिवर ऊपर उठता है, एक तेज और पतला तार पूरी रफ्तार से कसता हुआ जहाज के डेक पर मौजूद हर इंसान के आर पार गुजर जाता है। पलक झपकते ही चारों तरफ चीख पुकार और खून का एक दर्दनाक मंजर बिखर जाता है। ये किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं था। जहां कुछ देर पहले हंसी और संगीत था, वहां अब सिर्फ खामोशी और खून था। लेकिन इस तबाही में एक बच्ची बच जाती है जिसका नाम है केटी। वो इसलिए जिंदा बची क्योंकि उसका कद छोटा था और वो जानलेवा तार उसके सिर के ऊपर से गुजर गया। यही उसकी जिंदगी और मौत के बीच की एकमात्र दीवार बनी। इसके बाद कहानी एक झटके से 40 साल आगे आ जाती है। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग एक टग बोट की मदद से एक पुराने और जर्जर जहाज को खींचते हुए ले जा रहे हैं। तभी अचानक वो पुराना जहाज डूबने लगता है। यह देखकर टीम का लीडर फौरन अपनी टीम की एक लड़की को, जिसका नाम है मर्फी, उस डूबते जहाज पर भेजता है ताकि वो उस रस्से या तार को काट सके जिससे उस जहाज को बांधकर खींचा जा रहा था, क्योंकि अगर वो जहाज डूब गया तो उसके साथ उनकी टग बोट भी तबाह हो जाती। जब मर्फी उस जहाज पर पहुंचती है तो उसे एहसास होता है कि जहाज के निचले हिस्से में एक बड़ी दरार पड़ चुकी है और पानी तेजी से अंदर भर रहा है। उसके पास सिर्फ 5 मिनट हैं। वो ये बात अपने लीडर को बताती है तो लीडर उसे हुक्म देता है कि तार छोड़ो और फौरन वापस आ जाओ, हम ये जहाज यहीं छोड़ रहे हैं। तभी टीम के 2 और साथी भी वहां पहुंच जाते हैं और मर्फी को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मर्फी के लिए ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस जहाज को ढूंढने में उन्होंने पूरे 3 महीने लगाए थे। वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। बिना एक पल गंवाए वो पानी में छलांग लगा देती है और ये देखकर उसके दोनों साथी भी औजार उठाकर उसके पीछे कूद पड़ते हैं। तीनों मिलकर जैसे तैसे उस दरार को वेल्ड करते हैं और जहाज डूबने से बच जाता है। उस जहाज को बाद में मार्केट में बेचकर टीम अच्छी खासी कमाई करती है और लीडर वो रकम सभी में बराबर बांट देता है। अब कहानी में एक नया किरदार दाखिल होता है जिसका नाम है जैक। ये शख्स काफी देर से इन सब की हरकतें और बातें गौर से देख और सुन रहा था। उसे समझ आ जाता है कि ये लोग समुद्र में गुम हुए जहाजों को ढूंढकर उन्हें बेचकर पैसा कमाते हैं। जैक इनके पास आता है और टीम के लीडर को एक ऐसे जहाज के बारे में बताता है जिसमें भारी खजाना छुपा हुआ है। दरअसल जैक उसी जहाज की बात कर रहा था जो 40 साल पहले उस अनजान शख्स के हाथों तबाह हो गया था, यानी एंटोनिया ग्राजा। टीम के लीडर ने उस जहाज का नाम पहले भी सुना था। वो कहता है कि इसे बहुत लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई उस तक नहीं पहुंच सका। तब जैक मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे मालूम है वो जहाज समुद्र के किस कोने में छुपा है और अगर हम उसे निकाल कर बेच दें तो हम सब रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। पैसों का जिक्र सुनते ही टीम के सभी लोग बिना ज्यादा सोचे इस मिशन के लिए हां कर देते हैं। अगले ही दिन ये पूरी टीम अपनी टग बोट में सवार होकर उस गुमशुदा जहाज एंटोनिया ग्राजा की तलाश में निकल पड़ती है। कई दिनों के थका देने वाले सफर के बाद ये लोग समुद्र के एक ऐसे सुनसान और वीरान हिस्से में पहुंचते हैं जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी टीम के एक सदस्य को अपने उपकरण पर किसी बड़े जहाज के करीब होने का संकेत मिलता है और थोड़ा आगे बढ़ते ही उनके सामने वो विशाल जहाज नमूदार होता है जो 40 साल से समुद्र की गहराइयों में खोया हुआ था। यही था एंटोनिया ग्राजा। उसे देखते ही सबके चेहरे पर खुशी और उत्साह की लहर दौड़ जाती है। सभी को लगता है कि अब उनकी जिंदगी बदलने वाली है। लीडर 2 लोगों को टगबोट पर रुकने का आदेश देता है और खुद कुछ साथियों के साथ उस पुराने जहाज के अंदर दाखिल होता है। लेकिन जैसे ही वो उस जहाज की दहलीज पार करते हैं, उन्हें एक अजीब और डरावनी आवाज सुनाई देती है जो उनके रोंगटे खड़े कर देती है। घबराहट के बावजूद लीडर अपने साथियों को आगे बढ़ने का इशारा करता है और ये लोग उस रहस्यमयी जहाज की तंग और अंधेरी गलियारों में
कदम बढ़ाते चले जाते हैं। वो अजीब आवाज उन्हें एक बड़ी और पुरानी घड़ी के पास ले जाती है, जहां वो देखते हैं कि उस घड़ी की सुइयां अभी भी धीरे धीरे हिल रही हैं, जैसे वक्त यहां रुका नहीं बल्कि थमने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन थोड़ी ही देर में वो सुइयां अचानक एकदम से रुक जाती हैं। ये देखकर सबके मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर जाती है। आगे बढ़ने पर जहाज का अंदरूनी हाल देखकर दिल दहल जाता है। हर तरफ टूटा फूटा सामान, जंग खाया लोहा और दशकों की खामोशी की मोटी परत। ये जहाज बस जिस्मानी तौर पर ही नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी जैसे मर चुका था। तभी टीम का एक साथी फर्श का एक कमजोर हिस्सा टूट जाने की वजह से नीचे गिरने ही वाला होता है कि मर्फी उसकी कलाई थाम लेती है। जैसे ही वो उसे ऊपर खींचती है, उसकी नजर नीचे पड़ती है और वहां उसे एक लड़की दिखती है। ये वही लड़की थी केटी, जो 40 साल पहले उस खौफनाक रात में अकेली बची थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि 40 साल बाद भी उसका चेहरा और उसकी उम्र बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस रात थी। वक्त उस पर जैसे थमा हुआ था। ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक रूह थी जो अभी भी उस जहाज से बंधी हुई थी। मर्फी जब उसे दोबारा देखने की कोशिश करती है तो वो लड़की हवा में घुलकर गायब हो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। मर्फी अपने साथी को किसी तरह ऊपर खींच देती है, लेकिन उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो देखा वो हकीकत थी या महज एक वहम, लेकिन वो डर, वो एहसास बिल्कुल असली था। जहाज बेहद बड़ा था, इसलिए टीम आगे बढ़कर उसे और करीब से जांचने लगती है। चलते चलते ये लोग जहाज के मेन कैबिन तक पहुंचते हैं, जहां जांच पड़ताल के दौरान उन्हें एक डिजिटल घड़ी मिलती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि 40 साल पहले इस तरह की डिजिटल घड़ियां वजूद में नहीं थीं। इसका सीधा मतलब था कि इनसे पहले भी कोई इस जहाज पर आ चुका है। इसके बाद सब अपनी टग बोट पर वापस आ जाते हैं और लीडर फैसला करता है कि अगले दिन इस जहाज को बांधकर अपने साथ ले चलेंगे। लेकिन अगली सुबह एक नई मुसीबत सामने आती है। जहाज में एक बड़ा छेद है जिससे पानी अंदर भरता जा रहा था। लीडर कहता है कि इस हालत में इसे खींच कर ले जाना नामुमकिन है, क्योंकि जहाज में भरे पानी ने इसका वजन कई गुना बढ़ा दिया था। ऐसे में इसे बांध कर ले जाना सिर्फ एक नादानी होगी। टीम मिलकर तय करती है कि पहले जहाज के छेद को वेल्ड करके बंद किया जाए, फिर अंदर का पानी निकाला जाए और उसके बाद ही इसे अपने साथ ले जाया जाए। सबको ये बात सही लगती है और सब अपने अपने काम में जुट जाते हैं। कुछ साथी जहाज की मरम्मत में लगते हैं और कुछ अंदर खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। मर्फी खजाने की जांच करते हुए आगे बढ़ती है और जहाज के एक स्विमिंग पूल के पास पहुंचती है। पूल की दीवारों पर गोलियों के अनगिनत निशान देखकर उसका दिल भारी हो जाता है। यहां कभी कुछ बहुत बुरा हुआ था, ये साफ नजर आ रहा था। जैसे ही वो वहां से ऊपर जाने लगती है, अचानक वो लड़की एक बार फिर उसके सामने आ जाती है। डर के मारे मर्फी का पांव फिसल जाता है और वो सीधे पूल के फर्श पर जा गिरती है। उसका सिर जोर से फर्श से टकराता है और खून बहने लगता है। लेकिन कुछ ही पलों में पूल का फर्श उसके खून को सोख लेता है, जैसे उसे पीने की प्यास हो। जब मर्फी ऊपर देखती है तो वो लड़की वहां नहीं थी। उसकी जगह जैक खड़ा था, जो उसे बाहर निकालने में मदद करता है। बाहर आते ही मर्फी घबराई हुई आवाज में जैक को बताती है कि उसने अभी यहां एक लड़की देखी। जैक उसे हल्के अंदाज में समझाते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारा वहम है, यहां कोई नहीं है। ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये दोनों वहां से जाते हैं, वो स्विमिंग पूल धीरे धीरे खून से लबालब भर जाता है। दूसरी तरफ टीम के लीडर को जहाज का पुराना कैप्टन का कमरा मिल जाता है। अंदर दाखिल होने पर कमरा बुरी तरह उजड़ा हुआ था। लीडर हर कोने को ध्यान से देखता है, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगता। तभी उसकी नजर सामने रखी एक मेज पर जाती है, जहां शराब की एक बोतल और एक भरा हुआ गिलास रखा था, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी अभी कोई पीकर उठा हो और चला गया हो। लीडर जैसे ही वो गिलास उठाकर होठों से लगाने वाला होता है, उसकी नजर सामने लगे आईने पर पड़ती है और उस आईने में उसे इस जहाज का पुराना कैप्टन नजर आता है, सीधे उसकी आंखों में देखता हुआ। दिल की धड़कनें एक पल के लिए रुक सी जाती हैं। डर के मारे लीडर के हाथ से गिलास छूट जाता है और वो कांपते कदमों से उस कमरे से बाहर निकल आता है। इस जहाज पर हर कोई किसी न किसी अनजान और डरावने अनुभव से गुजर रहा था। टीम का एक और साथी, जिसका नाम मार्क था, उसे अचानक कहीं से किसी औरत के गाने की सुरीली लेकिन रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज के पीछे पीछे जहाज के मुख्य हॉल में पहुंच जाता है और वहां उसे वो गायिका दिखती है, वही गायिका जिसे हमने इस कहानी की शुरुआत में देखा था, जब जहाज पर जश्न का माहौल था और वो अपनी आवाज से सबका दिल जीत रही थी। दूसरी तरफ मर्फी और जैक आगे बढ़ते हैं, एक बंद दरवाजे तक पहुंचते हैं और जैसे ही वो उसे खोलते हैं, अंदर जमा हुआ सारा पानी एक तेज रेले की तरह उन पर आ गिरता है और उस पानी के साथ बहकर आती हैं कई इंसानों की लाशें। ये मंजर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और वो कांपते हुए वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। आगे चलते हुए एक कैबिन का दरवाजा खुलता है। अंदर जाने पर जैक की नजर एक बेहद शानदार और महंगी कार पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। लेकिन मर्फी को यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसका दिल बार बार कह रहा था कि जल्द से जल्द यहां से निकल जाओ।
तभी पास के कमरे से कुछ हिलने डुलने की आहट आती है। दोनों उस तरफ बढ़ते हैं, वहां रखा सामान हटाते हैं और जो देखते हैं उसे देखकर उनकी सांसें थम जाती हैं। वहां सोने से भरा एक संदूक रखा था। मर्फी फौरन अपने बाकी साथियों को बुला लेती है। जब सब वहां पहुंचते हैं और बाकी सामान हटाया जाता है तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 9 संदूक निकलते हैं और हर एक संदूक में 28 सोने की प्लेटें भरी हुई थी। ये देखकर सबकी आंखें खुशी से चमक उठती है। वो सब जो इस सुनसान समुद्र में आए थे, रातों रात मालामाल हो गए थे। इतना बड़ा खजाना हाथ लगते ही टीम फैसला करती है कि इस जहाज को यहीं छोड़ देंगे और सिर्फ ये सोना अपने साथ लेकर जाएंगे। सारा सोना टग बोट कर रख दिया जाता है और सब वहां से निकलने की तैयारी में लग जाते हैं। टग बोट का कैप्टन इंजन साफ करने में जुट जाता है, लेकिन तभी कैमरा एक ऐसी चीज दिखाता है जो किसी की नजर में नहीं आई। बोट में रखे एक सिलेंडर का वाल्व अपने आप खुल जाता है और हवा में जहरीली गैस खुलने लगती है। उसी वक्त मर्फी को एक बार फिर वो लड़की केटी दिखती है जो तेजी से उसकी तरफ दौड़ती आ रही है, जैसे उसे कोई जरूरी बात बतानी हो। लेकिन तभी किसी अनजान ताकत ने उसे पकड़कर नीचे धकेल दिया और अगले ही पल कैप्टन ने जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, उस गैस ने आग पकड़ ली और पूरी टग बोट एक भयानक धमाके में तबाह हो गई। कैप्टन उस धमाके में जान गंवा बैठा। अब ये सब समुद्र के बीचों बीच उस पुराने वीरान और भूतिया जहाज पर कैद हो चुके थे। जो बोट इन्हें यहां से निकालने वाली थी वो जलकर राख हो चुकी थी। सब बेहद परेशान और डरे हुए थे। टीम का साथी मार्क अपनी जेब से अपनी मंगेतर की तस्वीर निकालकर देखने लगता है। 2 हफ्ते बाद उसकी शादी थी और अब उसे लग रहा था कि वो कभी वापस नहीं जा पाएगा। उस सोच ने उसे अंदर से तोड़ दिया। बेबसी में वो वहां रखी कई साल पुरानी शराब की बोतल उठा लेता है और पीने लगता है। इधर मर्फी के दिमाग में वो लड़की बार बार घूम रही थी। वो समझना चाहती थी कि ये सब क्या है और ये लड़की उसे क्यों दिख रही है। वो जहाज के पुराने रिकॉर्ड खंगालती है, यात्रियों के नाम ढूंढती है और आखिरकार उसे पता चल जाता है कि वो लड़की केटी है। रिसर्च करते करते वो केटी के कमरे तक पहुंचती है। अलमारी का दरवाजा खोलती है तो अंदर केटी का कंकाल पड़ा था। ये देखकर मर्फी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो उस कंकाल के गले में लटके लॉकेट को उतार कर देखती है। इसमें एक छोटी सी तस्वीर थी, मां और बाप की। और जब मर्फी पीछे मुड़ती है तो वो लड़की केटी ठीक उसके पीछे खड़ी थी। मर्फी का दिल एक बार फिर धक से रह जाता है। केटी धीमी आवाज में कहती है, वो लॉकेट बंद मत करना, बरसों बाद मैं अपने माँ बाप को देख रही हूं। मर्फी को अभी भी पूरा यकीन नहीं हो रहा था। उसने लॉकेट केटी की तरफ बढ़ाया तो वो लॉकेट उसके हाथ से आर पार गुजर गया और बस अब कोई शक नहीं बचा था। ये कोई जिंदा इंसान नहीं, एक रूह थी। केटी मर्फी को बताती है कि इस जहाज पर सिर्फ वो अकेली नहीं है, यहां और भी कई बेगुनाह आत्माएं कैद है और जब तक उस एक शख्स को खत्म नहीं किया जाता जो इन रूहों को यहां कैद रखता है, तब तक कोई भी यहां से आजाद नहीं हो सकता। मर्फी पूछती है कि कौन है वो शख्स। केटी जैसे ही उसका नाम लेने वाली होती है तभी छत से अजीब और घिनौने कीड़े टपकने लगते हैं। ये देखकर केटी की रूह भी घबरा जाती है और वो मर्फी से कहती है, जल्दी निकलो यहां से वरना तुम सब मारे जाओगे। और इतना कहते ही वो हवा में गुम हो जाती है। दूसरी तरफ मार्क पूरी बोतल गटक चुका था। नशे में उसका सिर घूमने लगा। तभी उसके इर्द गिर्द रखे टेबल और कुर्सियां हिलने लगती हैं और देखते देखते सब कुछ बदल जाता है। वो टूटा जंग खाया जहाज अचानक चकाचक और नया हो जाता है और फिर एक एक करके वो सब लोग उसके सामने आ खड़े हो जाते हैं जो 40 साल पहले इस जहाज पर मारे गए थे, जिंदा, हंसते मुस्कुराते। मार्क बीच में खड़ा था और चारों तरफ से उसके लिए तालियां बज रही थीं। वो लेडी सिंगर मार्क के बिल्कुल करीब आ जाती है और उसे अपनी बाहों में समेटने लगती है। मार्क पूरी तरह उसके जादू में खो चुका था। उसे होश नहीं था कि वो एक जाल में फंसता जा रहा है। वो सिंगर धीरे धीरे उसे फर्श के किनारे तक ले आती है और वहां से उसे इशारे से बुलाती है। मार्क बिना एक पल सोचे आगे बढ़ता है और पांव फिसलते ही वो नीचे गहराई में जा गिरता है। शादी से 2 हफ्ते पहले वो इस जहाज पर अपनी जान गंवा बैठा। दूसरी तरफ टीम का लीडर पुराने कैप्टन के कमरे में बैठा था। तभी उसने देखा कि मेज पर रखी शराब की बोतल बिना किसी के छुए अपने आप सरकने लगी और फिर धीरे धीरे उसके सामने इस जहाज के पुराने कैप्टन की रूह नमूदार हो गई। लीडर का दिल कांप उठा, लेकिन उस रूह ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसके ग्लास में शराब डाली और उसे एक तस्वीर थमाई। उस तस्वीर में एक जहाज था जिसका नाम था लोरेलाई। कैप्टन की रूह ने बताया कि कई साल पहले उनके पास एक अजनबी आया था जिसने उन्हें लोरेलाई जहाज के बारे में बताया और कहा कि उसमें भारी खजाना छुपा हुआ है। जब वो लोग उस जहाज तक पहुंचे तो सच में वो खजाना वहां मौजूद था। फिर कैप्टन ने एक और तस्वीर आगे बढ़ाई और कहा कि ये वही शख्स है जो हमें वहां लेकर गया था। लीडर ने जैसे ही वो तस्वीर देखी, उसके गले में सांस अटक गई। वो शख्स कोई और नहीं, जैक था और वो तस्वीर 40 साल पुरानी थी। 40 साल बाद भी जैक का चेहरा, उसकी उम्र, उसकी आंखें, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। वक्त ने उससे छुआ तक नहीं था। लीडर अब सब समझ चुका था। जैक कोई इंसान नहीं, एक शैतानी ताकत था,
एक दानव। ये जानते ही लीडर के दिमाग में एक ही बात थी कि किसी तरह अपनी टीम को यहां से निकालना है। वो भागते हुए अपने साथियों को ढूंढने लगा। तभी उसके सामने वो साथी आ गया जो टग बोट के धमाके में मारा गया था। लेकिन ये उसका इंसान नहीं, उसकी भटकती रूह थी जो अब लीडर की जान लेने पर तुली थी। लीडर भागा और ठीक उसी वक्त मर्फी उसके सामने आ गई। रूह तो गायब हो गई, लेकिन लीडर के दिमाग पर डर इस कदर हावी था कि उसे मर्फी का चेहरा भी उसी बहुत की तरह नजर आने लगा। उसने मर्फी पर हमला कर दिया। मर्फी ने खुद को बचाते हुए उसके पांव को जख्मी कर दिया, लेकिन लीडर रुकने वाला नहीं था। वो दोबारा उठा और मर्फी की तरफ बढ़ा कि तभी पीछे से जैक ने लोहे की छड़ से उसके सिर पर वार किया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जैक जानता था कि लीडर को उसकी असलियत मालूम हो चुकी है, इसीलिए उसने फौरन बाकी टीम को भड़काना शुरू कर दिया। वो बोला कि अगर यह आदमी होश में आया तो यह हम सब के लिए खतरनाक साबित होगा। टीम को उसकी बात सही लगी और सब ने मिलकर अपने ही लीडर को एक टैंक में बंद कर दिया। अब यहां से निकलने का कोई और चारा न देखकर सब मिलकर जहाज को दुरुस्त करने में जुट गए। जहाज में जहां से पानी भर रहा था उस दरार को वेल्ड करके बंद कर दिया गया और पंप की मदद से अंदर जमा पानी बाहर निकाला जाने लगा। इसी बीच मर्फी को एहसास हुआ कि मार्क कहीं नजर नहीं आ रहा। वो उसे ढूंढने निकल पड़ी। तभी कीटी की रूह एक बार फिर उसके सामने आई और इशारे से उसे बताया कि जिसे तुम ढूंढ रही हो वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मार्क जा चुका था उस सिंगर के जाल में फंसकर। इसके बाद केटी ने मर्फी के कंधे पर हाथ रखा और पलक झपकते ही मर्फी खुद को सन 1962 की उस काली रात में पाती है। वो रात जब इस जहाज पर कयामत टूटी थी। जो कुछ उसने वहां देखा वो रूह को हिला देने वाला था। उस रात एक खास गिरोह ने पूरी योजना के साथ इस जहाज पर मौजूद हर इंसान को बेरहमी से मौत के घाट उतारा था, सिर्फ इसलिए कि जहाज पर रखा सोना उनके हाथ लग सके। किसी को खाने में जहर देकर मारा गया, किसी को तार से काटकर 2 टुकड़ों में बांट दिया गया और किसी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। यहां तक कि मासूम कीटी भी इस जुल्म से न बच सकी। उसे उसके ही कमरे में ले जाकर फांसी पर लटका दिया गया। इस पूरे कत्लेआम की सूत्रधार वही लेडी सिंगर थी जो बाहर से मुस्कुराहट और सुरों का जादू बिखेरती थी, लेकिन अंदर से एक ठंडी और बेरहम कातिल थी। उसी ने यह पूरा खूनी खेल रचा था और अपने गुर्गों की मदद से जहाज पर मौजूद हर जान को खामोश कर दिया था। जब जहाज पर एक भी सांस लेता इंसान न बचा, तब उस गिरोह ने सारा सोना अपने कब्जे में कर लिया। जहाज का एक अफसर भी उस सिंगर का साथी था और उसके एक इशारे पर अपने ही साथियों को एक एक करके मौत के घाट उतार देता है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, लेडी सिंगर बिना एक पल गवाए उसे भी गोली मार देती है। अब सिंगर को लगता है कि इस जहाज पर मौजूद हर इंसान खत्म हो चुका है और ये सारा सोना अब सिर्फ उसका है। लेकिन ठीक उसी लम्हे एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो इस पूरे खूनी खेल का असली मास्टरमाइंड था। वो आता है और लोहे की जंजीर से उस लेडी सिंगर को लटकाकर मार देता है। मर्फी केटी की रूह के जरिए ये सब अपनी आंखों से देख रही थी और जब उसने उस मास्टरमाइंड को चेहरा देखा तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। वो कोई अनजान नहीं था, वो जैक था। वही जैक जो इन सबको गोल्ड का सपना दिखाकर यहां लेकर आया था। अब सब कुछ साफ हो गया था। जहाज में छेद हो जाने की वजह से वो धीरे धीरे डूब रहा था। जैक को जहाज बचाने के लिए कुछ हुनरमंद लोगों की जरूरत थी जो उसे ठीक कर सके। इसीलिए उसने इस टीम को गोल्ड का लालच देकर यहां तक खींच लाया और अब जब जहाज ठीक हो चुका था तो उसे इन लोगों की कोई जरूरत नहीं थी। अगला कदम था इन सब को भी खत्म कर देना। ये सब समझते ही मर्फी को याद आया कि जैक के बहकावे में आकर उन्होंने अपने लीडर को टैंक में बंद कर दिया था। वो तेज कदमों से उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन जब वो टैंक तक पहुंची तो टैंक पानी से भर चुका था और उसका लीडर अंदर बेजान पड़ा था। मर्फी ने हाथों से, पत्थर से, हर तरह से उस मजबूत कांच को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कांच टूटा नहीं और वो अपने लीडर को बचा नहीं पाई। दिल पर पत्थर रखकर मर्फी अपने साथी डॉज के पास आई और उसे जैक की पूरी सच्चाई बता दी। उसने कहा, जैक जहां भी दिखे बिना देर किए गोली चला देना। मैं अपने दूसरे साथी को ढूंढने जा रही हूं। मर्फी के जाने के कुछ देर बाद जैक डॉज के सामने आ गया। डॉज ने उसे सख्त लहजे में कहा, जहां हो वहीं रुको, हिलना मत। ये सुनते ही जैक समझ गया कि मर्फी ने इसे सब बता दिया है। उसने डॉज को बातों में उलझाने और उसकी बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन डॉज ने उसकी चाल भांप ली और फौरन गोली चला दी। जैक दूर जा गिरा। डॉज ने पास जाकर देखा, जैक मरा पड़ा था। वो आश्वस्त होकर वहां से चला गया, लेकिन हम देखते हैं कि जैक अभी भी जिंदा था। इधर मर्फी को पता चल गया कि उसका दूसरा साथी भी पानी में डूबकर जा चुका है। अब सिर्फ डॉज बचा था। मर्फी ने फैसला किया कि इस पूरे जहाज को तबाह करना होगा। वो जहाज के हर कोने में बम लगाने लगी। तभी डॉज आया और बोला कि उसने जैक को मार दिया। मर्फी ने कहा, जैक नहीं मरेगा क्योंकि वो इंसान नहीं है। इस जहाज को उड़ाना ही एकमात्र रास्ता है ताकि जैक आगे किसी और को यहां न फंसा सके।
और इस जहाज में कैद सभी रूहें आजाद हो सकें। डॉज आपा खोते हुए बोला कि ऐसा मत करो, सारा सोना बर्बाद हो जाएगा, हम खाली हाथ लौटेंगे। मर्फी ने जवाब दिया, ये सोना जैक का जाल है, हम इसे कभी नहीं ले जा पाएंगे और अब ये जहाज हर हाल में उड़ेगा। यह सुनकर जैक समझ गया कि मर्फी अब नहीं मानेगी। वो अपने असली रूप में सामने आ गया और साथ ही हमें पता चल गया कि डॉज भी अब इस दुनिया में नहीं रहा था। जैक ने उसे पहले ही मार दिया था। जैक मर्फी से बोला, तुम्हारा और मेरा काम एक ही तरह का है। जिस तरह तुम समुद्र में डूबे जहाजों को जमा करती हो, उसी तरह मैं रूहें जमा करता हूं। मैं भी कभी इंसान था, लेकिन मेरे गुनाहों की सजा के तौर पर मुझे ये काम सौंपा गया। मैं एक सोल कलेक्टर हूं और मुझे इस जहाज की जरूरत है। जैक ने मर्फी को एक आखिरी मौका दिया, बोला, जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूं, बस इस जहाज को हाथ मत लगाना। लेकिन मर्फी ने उसकी बात ठुकरा दी। जैक ने लोहे की छड़ उठाई और मर्फी पर वार कर दिया। मर्फी नीचे गिर पड़ी। जैसे ही जैक उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, मर्फी ने आखिरी दम लगाया। उसने एक तीर चलाया जो सीधे बम के रिमोट पर जा लगा और अगले ही पल वो खुद पानी में कूद गई। एक के बाद एक जोरदार धमाकों की आवाजें उठी। पूरा जहाज आग और धुएं में लिपट गया और देखते ही देखते समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा। लेकिन मर्फी उस डूबते जहाज के मलबे के नीचे फंस चुकी थी। चारों तरफ पानी था, सांसें जवाब दे रही थीं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी उस अंधेरे और ठंडे पानी में एक रोशनी सी उभरी। केटी की रूह वहां आई और उसने मर्फी का हाथ थाम लिया। उसने उसे ऊपर का रास्ता दिखाया और तब मर्फी, जैसे ही वो जहाज समुद्र की गहराइयों में समाने लगा, मर्फी ने देखा कि एक अद्भुत और दिल को छू लेने वाला मंजर सामने था। जैक ने जितनी भी रूहों को बरसों से इस जहाज में कैद करके रखा था, वो एक एक करके आज आजाद होने लगी, जैसे किसी ने बरसों से बंद एक पिंजरे का दरवाजा खोल दिया हो और उसमें से सभी परिंदे आसमान की तरफ उड़ चले हों। लेकिन यहां एक बात गौर करने वाली थी कि जैक ने जितनी भी आत्माओं को कैद किया था, वो सब उसके गुलाम बन चुकी थी। लेकिन केटी की रूह कभी उसके वश में नहीं आई, क्योंकि केटी की आत्मा पाक और बेदाग थी। उस पवित्रता की वजह से जैक उस पर अपना पूरा काबू नहीं कर पाया था और यही वजह थी कि केटी बार बार मर्फी के पास आती रही, उसे सच्चाई दिखाती रही और आखिर में उसकी जान बचाने का जरिया भी बनी। मर्फी बड़ी मुश्किल से समुद्र की सतह पर आई। सांसें उखड़ी हुई थीं, जिस्म थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक सुकून था। उसने देखा कि वो सारी रूहें जो इतने बरसों से इस जहाज के अंधेरी दीवारों में कैद थीं, अब अपनी असली दुनिया की तरफ रवाना हो रही थीं। एक अजीब सी रोशनी थी चारों तरफ, जैसे समुद्र खुद उन रूहों को विदाई दे रहा हो। मर्फी एक लकड़ी के डिब्बे का सहारा लेकर समुद्र में तैरती रही और कुछ वक्त बाद एक गुजरते हुए जहाज ने उसे देखा और उसे बचा लिया। जब उसे बंदरगाह पर लाया गया और वो एम्बुलेंस में लेटी हुई बाहर झांक रही थी, तो उसकी नजर एक ऐसे मंजर पर पड़ी जिसने उसकी थकी हुई आंखों में एक बार फिर खौफ भर दिया। जैक अभी भी जिंदा था। वो वहां मौजूद था और उस डूबे हुए जहाज का सारा सोना एक दूसरे जहाज में चुपके से मुंतकिल करवा रहा था। वो उसी सोने को एक नया चारा बनाने की तैयारी में था, ताकि फिर किसी और लालची और बेखबर टीम को उसकी चमक दिखाकर समुद्र के उस वीरान हिस्से तक खींच लाए, उन्हें मारे, उनकी रूहें कैद करे और ये सिलसिला यूं ही चलता रहे जब तक कोई उसे रोकने वाला ना हो। और इसी के साथ इस दिल दहला देने वाली कहानी का आखिरी पर्दा गिर जाता है, एक सवाल हवा में लटका हुआ छोड़ते हुए कि जैक का ये खेल आखिर कब और कैसे रुकेगा।